नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का सोशल साइंस की इस रिमेडियल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम रिमेडियल क्लास में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रीय प्रतीक और नागरिक घोषणा पत्र के विषय में जानेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में आपने फ्रांस से संबंधित विभिन्न घटनाओं को जाना था। फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, क्रांति के क्या कारण थे, कौन सी घटना तात्कालिक थी जिसकी वजह से नेपोलियन का उदय हुआ, उन सभी घटनाओं से अब आप परिचित हो चुके हैं। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला पॉइंट रहेगा हमारा फ्रांस का नागरिक घोषणा पत्र। घोषणा पत्र, ये नाम क्या आप लोगों ने पहले कभी सुना है? सोचिए ज़रा। चलिए मैं आपको एक क्लू देती हूँ। बच्चों, जब आप एडमिशन लेते हैं या किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उसके लास्ट में जब आप सबमिट करते हैं उसके पहले एक आपको 2-3 लाइनें लिखी होती हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं, मतलब आप अपना नाम लिखते हैं और ये बताते हैं कि शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा भरा गया या मेरे द्वारा किया गया ये कार्य जो है पूरी तरह से सही है और मैं ही इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ, या कोई भी गलती होती है तो मैं इसके लिए ज़िम्मेदार होता हूँ। और उसके बाद आप अपनी साइन करते हैं। इसी तरह का घोषणा पत्र बच्चों फ्रांस में भी घोषित किया गया था। वैसे तो आमतौर पर घोषणा पत्र राजनीतिक होता है, तो फ्रांस का भी ये घोषणा पत्र राजनीतिक ही था। तो आइए इसके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए, फ्रांस का घोषणा पत्र 26 अगस्त 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा द्वारा घोषित हुआ था। बच्चों, ये 26 अगस्त 1789, ये समझ लीजिए कि जो फ्रांस का संविधान 1791 में लागू हुआ था या उसका प्रस्ताव पारित किया गया था, जस्ट उससे पहले की ये घटना है। और ये फ्रांस का बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि इसमें फ्रांस के जो लोग थे उनके बुनियादी अधिकारों की बात की गई थी। इस घोषणा पत्र को मार्क्विस डे लाफाएट द्वारा तैयार किया गया था। इसमें देखिए, इन्होंने जो फ्रांस की घोषणा पत्र की शुरुआत हुई थी उसमें क्या क्या बातें थीं उसको जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए, संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकार के घोषणा पत्र के साथ शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत सबसे पहले जीवन के अधिकार, बराबरी का अधिकार और नैसर्गिक तथा आवश्यक अधिकारों का वर्णन किया गया था। और ये राज्य का दायित्व माना गया था कि वो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेगा। बच्चों, ये घोषणा पत्र था। आइए अब हम फ्रांस के नागरिक घोषणा पत्र के चित्र को देखें। बच्चों, ये देख लीजिए आप। इस घोषणा पत्र में फ्रांस के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की बात की गई है। जो चित्र मैंने आपको दिखाया, उस चित्र को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो उसके दाईं ओर की आकृति थी, यानी राइट साइड में, वो फ्रांस को और बाईं ओर की आकृति कानून को दर्शाती है। आइए पहले चित्र देख लेते हैं। दाईं ओर यानी ये पोर्शन और बाईं ओर यानी ये पोर्शन। दाईं ओर फ्रांस का चित्र और बाईं ओर कानून की आकृति को दर्शाता है। इस घोषणा पत्र में बताया गया है बच्चों कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। आपने अपने देश के संविधान को भी देखा होगा। हमारे देश के संविधान में भी बताया गया है कि संविधान के समक्ष सभी लोग समान हैं। हमारे यहाँ समानता का अधिकार भी दिया गया है। उसी तरह का कुछ अधिकार जो है फ्रांस के नागरिकों को भी संविधान बनने से पहले घोषणा पत्र द्वारा दिया गया था। अब हमारा अगला टॉपिक है राजनीतिक प्रतीकों के मायने। राजनीतिक प्रतीक यानी जो सिंबल होते हैं, जैसे हमारे भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, आप लोग को अच्छे से पता होगा, आप सभी जान रहे होंगे। ठीक उसी तरह फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में भी कुछ राजनीतिक प्रतीक बनाए गए थे। एक्चुअली क्या था कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो 18वीं सदी का दौर था और फ्रांस की अधिकांश जनता पढ़ी लिखी नहीं थी। तो लोगों को अपनी बात को प्रचार प्रसार करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता था। इस राजनीतिक प्रतीकों को
ले बार्बिए ने तैयार किया था और जो घोषणा पत्र फ्रांस में लागू हुआ था उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रतीक जो आप देखिए, ये क्या है? टूटी हुई जंजीर। इसका मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब ऐसे करके जंजीर पहनाई जाती है, हथकड़ी पहनाई जाती है, इसका मतलब क्या है कि हम गुलाम हैं। और जब यही हथकड़ी खुल जाती है इसका मतलब हम आज़ाद हो गए। यानी ये जो टूटी हुई हथकड़ी है ये क्या है? उनकी आज़ादी का प्रतीक है, यानी वो दास्ता से, गुलामी से मुक्त हो गए। फिर नेक्स्ट क्या है? छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। अब ये देखिए जो आगे का भाग है काफ़ी नुकीला है और ये एक लकड़ियों का गट्ठर बना हुआ है, छोटी छोटी लकड़ियां हैं। बच्चों, ये इस बात को दर्शाता है कि एकता में ही बल है। फ्रांस के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर हम सभी इकट्ठा हो जाएं और आपस में एकमत हो जाएं तो हो सकता है कि हमें जो है इस दास्ता से, इस गुलामी से, इस निरंकुश शासन से मुक्ति मिल जाए। अगला देखिए, रोशनी बिखेरती आँख। ये त्रिभुज के अंदर बनी हुई है आँख, आप देख रहे हैं। और ये क्या है? ये ज्ञान का प्रतीक है। इसके चारों ओर जो रेस निकली हुई हैं आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये क्या है? ये बेटा ये सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें कहा जाता है ना कि अंधेरे से रोशनी में ले जाती हैं, यानी हमें प्रकाश दिखाती हैं, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती हैं। ये इसका प्रतीक है। अब देखिए राजदंड। राजदंड यानी पावर, शाही सत्ता का प्रतीक। पहले के ज़माने में आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा, जो राजा बैठते थे अपने हाथ में ऐसे, उनके हाथ में एक राजदंड होता था। ये जो दंड है ये उनके पावर को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा अपनी पूंछ मुंह में लिया हुआ सांप। ये देखिए, ये चारों तरफ से ऐसे सर्कल है और ये सर्कल इसलिए बना हुआ है कि ये समानता का प्रतीक है। समानता मीन्स इसमें कहीं पर इसका कोई अंत नहीं है, ना ही इसमें कोई कॉर्नर बना हुआ है। तो इसको माना गया है कि इसका कोई और छोर नहीं है और ये अनंत है। नेक्स्ट है लाल फ्राइजियम टोपी। ये बच्चों क्या थी? दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। जैसा मैंने आपको बताया कि टूटी हुई जंजीर जो है क्या है? ये गुलामी से आज़ादी का प्रतीक है। वैसे ही जो दास स्वतंत्र हो जाते थे वो इस टोपी को पहनते थे। नेक्स्ट देखिए, नीला सफ़ेद लाल। ये आप इसमें देख सकते हैं और ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। आप फ्रांस का झंडा भी देखेंगे, उसमें भी ये तीन रंग प्रमुखता से हैं। आइए बच्चों, अब हम अगले प्रतीक को जानेंगे और वो है डैनो वाली स्त्री। आपने परियों की कहानी सुनी है ना? परियों को टीवी में भी देखा होगा, किताबों में भी देखा होगा। आइए मैं आपको परी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये परी दिख रहे हैं आप? इस परी के बारे में जो फ्रांस का घोषणा पत्र था उसमें बताया गया कि इस घोषणा पत्र को मनुष्यों ने ही बनाया है और चूंकि ये परी जो है मानवीय रूप में है इसलिए बताया गया कि कानून का भी एक मानवीय रूप है और वो सारे इंसानों के लिए एक जैसा है। अगला हमारा जो प्रतीक है वो है विधिपट। आप ये चित्र देख सकते हैं और इसमें बताया गया है कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सभी बराबर हैं। बच्चों, इस तरह से आपने फ्रांस की क्रांति में या फ्रांस में हुए राजनीतिक अधिकारों की जो घोषणा पत्र था उसको समझा, उसके विभिन्न प्रतीकों को जाना। अब हम इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य आपके साथ करेंगे। आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए सब लोग अपनी अपनी कॉपी खोल के तैयार हो जाइए और हम लोग ये गतिविधि करते हैं। बहुत मज़ेदार है, आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी आप लोगों ने इन 3 दिनों की क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया है। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और आज ये तृतीय दिवस है इस रिमेडियल क्लास का। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? आप लोगों में से कोई बताएगा? जी हाँ, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। गुड। अगला क्वेश्चन, क्रांति के समय
1789 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन था? चलिए फटाफट हाथ उठाइए। सही है, वेरी गुड। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो फ्रांस का राजा लुई 16वां था। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें बच्चों हमें खाली स्थान भरना है, ठीक है? और जिसको भी आता रहेगा आप बताएंगे और मैं उसको वही लिखती जाऊंगी। देखिए सबसे पहला है वाटरलू का युद्ध नेपोलियन का कौन सा युद्ध था? क्या पहला था या आखिरी था? जी हाँ, उसका अंतिम युद्ध था। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे अंतिम। ठीक। अगला, ओलंप दे गूज फ्रांस की महिला थी। अब इसके अंतर्गत क्या भरेंगे हम लोग? हाँ, इसके अंतर्गत हम लोग भरेंगे क्रांतिकारी। ठीक है, आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। फिर थर्ड है, फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? इसमें देखिए दो ऑप्शन है, एक 1848 और एक है 1946। आंसर क्या होगा? 1946। यानी हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है और उसी समय उसके ठीक एक साल पहले फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है। अगला देखिए, फ्रांस में सन 1793 से सन 1794 की समयावधि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आतंक का साम्राज्य। यानी जब रोबेस्पियर का शासनकाल था उस अवधि को आतंक का साम्राज्य कहा जाता है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आतंक का साम्राज्य। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन मज़ेदार है, इसमें सही और गलत बताना है। ठीक है, देखिए फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था? लिब्रे। अब इस मुद्रा को सन 1894 में समाप्त कर दिया गया था। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इस मुद्रा को कब समाप्त किया गया था? कौन बताएगा? 1794 में। यानी ये क्या है? गलत है। फिर अगला, फ्रांस की क्रांति सन 1709 में हुई थी। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कब हुई थी? 1789 में। यानी ये भी गलत है। फिर जैकोबिन क्लब का अध्यक्ष नेपोलियन था। अभी मैंने आपको आतंक का युग बताया, उस समय कौन शासन कर रहा था? रोबेस्पियर। तो जैकोबिन क्लब का जो अध्यक्ष था वो रोबेस्पियर था, ना कि नेपोलियन। तो ये आंसर भी गलत। फिर चौथा देखिए, नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है। ये बिल्कुल सही है, तो इसको हम सही करेंगे। पांचवा देखिए, फ्रांसीसी उपनिवेशों के दासों की मुक्ति का कानून 1792 ईस्वी में पारित किया गया था। यानी फ्रांस में दासता से कब मुक्ति मिली थी? तो बच्चों ये 1792 नहीं था, 1794 यानी 1794। तो ये भी आज जो है गलत हो गया। आप सभी इसको कॉपी में कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करें। अभी तक आपने फ्रांस की क्रांति से संबंधित जितनी भी बातें जानी हैं वो सारा आपको इस मिलान करें में मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी? बताइए। जी हाँ, मॉन्टेस्क्यू ने। तो हम इसको यहाँ से मैच कराएंगे। फिर टाइल का अर्थ मतलब ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। फिर देखिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन था? रूसो। फ्रांस में
राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? इसका है कर लगाना। और पांचवा है बास्तील का पतन। कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और आप में से कोई ना कोई तो बताएगा ही इसको। वेरी गुड। बास्तील का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। बच्चों, ये सारे अभ्यास कार्य हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन काम को करने में आपको बहुत ही आनंद आया होगा। तो इस तरीके से आपने फ्रांस की क्रांति से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थीं उसको अच्छे से समझ लिया होगा और आपकी जानकारी में भी वृद्धि हुई होगी। तो आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।